श्रम दिवस है, कामगार दिवस है, इंटरनेशनल लेबर्स डे। ये मजदूरों के अधिकारों के मुद्दे से ये शुरू हुआ और 1 मई को ये शुरू हुआ। ये अमेरिका से शुरू होकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो पहले यूनाइटेड नेशंस लीग जो होती थी, बाद में जिसे हम यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं, उसका एजेंडा बना और एजेंडा बनने के बाद ये मान्यता मिली कि पूरी दुनिया में मजदूरों को एक समान अधिकार उन सभी देशों में मिलना चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। तो जैसे आज की तारीख में 187 देश है और भारत उसका फाउंडर मेंबर है। हम लोग, हमारा देश इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य है और संस्थापक सदस्य होने के नाते वहाँ जो निर्णय होते हैं उनको लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ इतना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दुनिया में जितने देश, 187 देश इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं, उनमें ये लागू हो। इनको कन्वेंशंस के नाम से जाना जाता है, जो फैसले होते हैं। तो उसमें बहुत सारे अधिकार लेबर्स के लिए, श्रमिकों के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने पास किए और उसके हिसाब से हमारे देश को शामिल करते हुए दुनिया के 187 देशों में ये जो मजदूर हैं, इनको अधिकार देने के लिए तमाम कानून बने। अभी आपने जो लेबर कोड्स जो आपने देखे, सरकार ने 29 कानूनों को मिलाकर 5 कानून बनाए जिनको कोड्स के नाम से जानते हैं। इसमें एक तो वेजेस का है, मजदूरों को जो सैलरी मिले, दैनिक जो पैसा मिलता है वो मिले, मजदूरी मिले, वो कितनी होनी चाहिए, उसको कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किस रेट से देना चाहिए, ये तमाम सारे अलग अलग कानून होने के कारण वो कई कानूनों में उनका जिक्र होता था। लेकिन सरकार ने इन 29 कानूनों को मिलाकर एक कोड के रूप में कोड ऑन वेजेस 2019 बनाया और उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो है, जहां हम काम करते हैं मजदूर के तौर पर, वहां के हालात ऐसे होने चाहिए कि मजदूर की सेफ्टी हो, उसकी जान को नुकसान ना हो। तो उसके लिए अगर नुकसान होता है तो उसके लिए फिर इंश्योरेंस होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। उसके लिए एक अलग कानून बना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। और तीसरा जो कानून है, मजदूर और इंडस्ट्री के बीच में जो तमाम विवाद पैदा होते हैं उनको सुलझाने के लिए हर कारखाने में मजदूरों की प्रबंधन में जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, जो पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट था और ट्रेड यूनियंस एक्ट वगैरह उसके सब्जेक्ट के तहत बने थे, तो उसकी जगह एक बना इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020।
चौथा जो कानून है जिसमें 3-4 कानून मिलाए वो है कोड ऑन सोशल सेफ्टी। इसका मतलब ये है कि जब आप मजदूर को भर्ती करते हो तो उसकी बीमा की जिम्मेदारी आपकी है, उसकी अगर पेंशन आप लागू करते हो तो पेंशन की जिम्मेदारी आपकी, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी। तो इस तरह अगर आप कारखानेदार हो, कारखाने के मालिक हो, तो ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी है कि मजदूर की जो आपके यहाँ कर्मी आपने भर्ती किए उनकी सामाजिक सुरक्षा आप रखें। सामाजिक सुरक्षा में अगर वो मजदूर मर जाता है तो उसके घर वालों के लिए कुछ कानूनी प्रावधान है जो उनको मिलना चाहिए। उसमें उसकी जगह नौकरी अपनी जगह है। कानून के अनुसार अगर साल भर तक एक मजदूर को आपने रखा तो उसके कई अधिकार बन जाते हैं। तो इस तरह ये जितने कानून बने हमारे देश में, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के नाम से आप लोग जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये हमारा देश अगर उसका सदस्य नहीं होता तो ये कानून नहीं बनते। लेकिन संस्थापक सदस्य होने के नाते ILO के कन्वेंशंस के हिसाब से, उनके फैसले के हिसाब से ये हमारे देश में तमाम कानून बने। कुछ इसमें जब अंग्रेज थे तब बने, कुछ अंग्रेजों के जाने के बाद बने। तो इसलिए ये जो सिलसिला है, आप जानते हो जब अंग्रेज नहीं थे तो भारत में चतुर्वर्णी व्यवस्था थी जिसमें मजदूर जो थे वो शूद्र में से ही रहते थे, यानी शूद्रों की जो जिम्मेदारी थी वो सेवा करने की थी। तो सारे मजदूर वो शूद्रों में से होते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद वो चतुर्वर्णी व्यवस्था को बाईपास करते हुए, उसको अलग रखते हुए अंग्रेजों ने अलग से कानून बनाने शुरू किए, सभी लोगों को अधिकार देने शुरू किए। तो फिर ये मजदूर सूत्रों के अलावा बाकी जो वर्ड हैं उनमें भी बनने शुरू हुए। तो इसलिए ये ब्रिटिश पीरियड से, अंग्रेजी शासन से ये इनकी शुरुआत हुई और ये आज तक सिलसिला चल रहा है। अभी जो मैंने जिन कोड का जिक्र किया, अभी तक उनके क्रियान्वयन के लिए जो नियम बनते हैं, कोई भी कानून जब बनता है तो वो कैसे लागू होगा, इसकी प्रक्रिया उस कानून में होती है और बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं। तो अभी सरकार वो तमाम सारे कानून नियम बनाने में सक्षम नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई। तो ये जो 4 कोड हैं, इसमें अच्छे पक्ष भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जैसे पहले कम से कम अगर 100 कर्मचारी हैं वो तभी बहुत सारे कानून लागू होते थे। अभी वो 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया है। जैसे अगर एक मजदूर निकालना है, 10 मजदूर निकालने हैं, छटनी करनी है, तो पहले 100 कम से कम अगर रहते थे तो लागू होते, अभी वो 300 कर दिया है। यानी परमिशन लेने के लिए, कर्मचारियों को निकालने के लिए, मजदूरों को निकालने के लिए सरकार की परमिशन चाहिए। तो पहले वो 100 कर्मचारियों पे लागू होती थी, अब वो 300 कर दिया है। यानी अगर 300 से कम लोग हैं किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में, तो उसमें से मजदूरों को निकालने के लिए सरकार की इजाज़त अब नहीं लेनी। जो अधिकारी होता है लेबर मिनिस्ट्री का, उसकी अप्रूवल नहीं चाहिए, मंजूरी नहीं चाहिए। तो ये एक नुकसान मजदूरों का हुआ है और भी कई सारे ऐसे नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए ये
विवाद का विषय भी हो सकता है कि नए जो कानून है उसमें फायदा कितना है मजदूरों का और नुकसान कितना है। ये कानून हमारी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने, मजदूरों के मुद्दे को पूरे देश में क्यों उठाया इस साल? क्योंकि देश में 50 करोड़ आबादी, 50 करोड़ मजदूर हैं। यानी आप देखो 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन उसमें 50 करोड़ मजदूर हैं। और इन मजदूरों में जो संगठित क्षेत्र है, जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से उद्योग चल रहे, उनमें केवल 13% है। और बाकी जो 87% मजदूर हैं वो असंगठित क्षेत्र में है। इनफॉर्मल जो सेक्टर है, जैसे कृषि मजदूर है, जैसे घरों के मजदूर हैं, छोटे छोटे कारखाने जो बिना रजिस्ट्रेशन के चलते हैं, ऐसे बहुत तरह के मजदूर हैं। ठेली लगाने वाले हैं, सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये तमाम तरह के जो काम हैं उनमें जो मजदूर काम करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के मजदूर हैं। और इनकी जो तादाद है कुल मजदूरों में 50 करोड़ में, वो 87%। तो ये 50 करोड़ मजदूर अगर एक परिवार में एक दो और जोड़ दो तो देश की आबादी का लगभग 92% ये हिस्सा बन जाता है। तो मजदूरों की समस्या ये कोई 1-2 करोड़ लोगों की समस्या नहीं है, ये 1-2 करोड़ आबादी की समस्या नहीं है, ये देश की तकरीबन 90% आबादी की समस्या है। आप अलग अलग तरह के मजदूरों को अगर देखो तो तकरीबन 40 तरह के मजदूर हैं, 40 तरह के कर्मी हैं, लेकिन इनके जो अधिकार हैं वो एक जैसे नहीं हैं। आप इनकी मेहनताना देखो, जो डेली रोजमर्रा की जो मजदूरी है वो एक जैसी नहीं है, बहुत बड़ा भेदभाव है इनमें। अगर आप अनुबंध वाले मजदूरों को देखो तो नियमित मजदूरों से उनकी जो तनख्वाह है 1/4 या 1/5 होती है। यानी अगर नियमित मजदूर को 1000 रुपये मिलता है तो ये अनियमित जो मजदूर है, अनुबंध वाला मजदूर है, उसको 200 रुपये मिलता है। ये भेदभाव मजदूरों में हर तरीके से, जेंडर है, लिंग के आधार पर भेदभाव है। हालात जो है वो बाबा साहब ने जब मैटरनिटी वाला और महिलाओं के लिए जब ये कानून पास कराया 1946 में मजदूरों के लिए कानून बनाए, तब वो लेबर मेंबर थे, गवर्नर जनरल काउंसिल के, वो लेबर के मेंबर थे, मंत्री थे मतलब। तो तब के बाद ये महिलाओं के लिए तमाम चीजें शुरू हुई। 12 घंटे की जगह 8 घंटे का काम शुरू हुआ। अभी जो भारतीय जनता पार्टी शासित कुछ राज्य हैं वो चाहते हैं कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे प्रतिदिन मजदूरों को काम करना चाहिए। उनका ये प्रस्ताव है जो अभी तक भारत सरकार ने विचार नहीं किया है, और हम समझते हैं कि ऐसा होगा भी नहीं और हम होने भी नहीं देंगे। हमने इस साल से मजदूरों के हक में जो पूरे देश में जागृति अभियान शुरू किया है, तो वो अब हम लगातार चलाएंगे, क्योंकि देश की 90% आबादी ये किसी न किसी तरह की मजदूर आबादी है। तो इनके अधिकारों की बात करने का मतलब ये है कि भारत को मजबूत बनाने की बात। अगर मजदूर मजबूत नहीं होगा तो भारत मजबूत नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा कि मजदूरों को देश का शासक बनना चाहिए। हम ये बात नहीं जानते, हमारा दुश्मन जानता है। इसलिए जैसे ही देश आजाद हुआ, आप लोगों की अगर थोड़ी सी भी जानकारी है तो जितनी ट्रेड यूनियंस थी वो सारी की सारी एक जाति विशेष के कंट्रोल में थी।
यानी उनके जो मजदूर मेंबर थे वो शूद्रों में से होते थे, लेकिन उनके जो नेता थे वो शूद्र नहीं होते थे। तो मजदूरों का जो आंदोलन है वो इस देश में कभी ईमानदारी से बना नहीं, चलना तो दूर की बात है। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि ये जो रशिया है, ये जो चाइना है, इनको भारत के बारे में पता नहीं कि भारत में मजदूर जो है वो किस वर्ग के लोग हैं और उनकी जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो किन लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उन लोगों के हाथ में दे दिया जिनके बाप दादों ने कभी मजदूरी नहीं की। तो बाबा साहब की ये बात ये सुनी नहीं गई और मजदूरों का जो आंदोलन है उन लोगों के हाथों में रहा जिनके पुरखों ने कभी मजदूरी नहीं देखी। तो इसलिए ये हमारे सामने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जब हम एनईसी में चर्चा कर रहे थे तो ये फैसला किया कि बाबा साहब ने मजदूरों के लिए क्या किया, उनकी सोच क्या थी, उनकी आर्थिक दृष्टि क्या थी, वो क्या चाहते थे मजदूरों के बारे में, इसकी देश में चर्चा होनी चाहिए। तो हमने इस साल 1 मई को मजदूर दिवस होने के नाते पूरे देश में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया इसके बैनर तले ये कार्यक्रम किया। आज भी 7-8 प्रांतों में ये कार्यक्रम चल रहा है। पहली को 10-11 प्रांतों में ये चला। बाबा साहब ने कहा कि जब तक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होता, राजनीतिक लोकतंत्र भारत में सफल नहीं होता। आर्थिक लोकतंत्र मतलब ये है कि जो यहाँ की लेबर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है भारत का, वो फला फूला होना चाहिए। आज हालत ये है कि कुतुब मीनार से भी ज्यादा अंतर गरीबी और अमीरी का बन गया है। ये सरकार जब से आई है, पहले भी था, कांग्रेस के समय में भी था, क्योंकि कांग्रेस भी पूंजीवादी आर्थिक मानसिकता की तरीके से नीतियां बनाती थी और ये सरकार भी उसी लाइन पर चल रही है। तो इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए शर्त रखी, उस शर्त के हिसाब से भारत में आर्थिक लोकतंत्र जरूरी नजरिए से देखें तो भारत में जो मजदूर हैं वो कारखानेदार और उद्योगपतियों के नजदीक होना चाहिए। यानी उद्योग चलाने में, कारखाने चलाने में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। उनकी आर्थिक जो लाभ है उसका बंटवारा मजदूरों के साथ न्यायप्रिय ढंग से होना चाहिए। तो ये तमाम सारी बातें हैं। संविधान ने बहुत सारे अधिकार मजदूरों के लिए दिए हुए हैं। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। तो ये अधिकारों की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने ये तय किया कि हम मजदूरों के बारे में बाबा साहब के जो विचार हैं, आर्थिक नीति के बारे में बाबा साहब के जो विचार हैं, संविधान में जो अधिकार हैं और पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए जो हो रहा है, जो कानून बन रहे हैं, हम उनके बारे में देश में सारे मजदूरों को जानकारी देंगे। और जैसा बाबा साहब ने कहा कि मजदूरों को एक राजनीतिक पार्टी बनाकर शासन हाथ में लेना चाहिए, तभी उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को मजदूरों की पार्टी बनाएंगे और सारे देश के मजदूरों को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले उनके लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी मैं घोषणा करता हूं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये आप लोग आश्वस्त रहेंगे कि मजदूरों के संघर्ष में, उनके हितों के संघर्ष में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा अग्रणी रहेगी और संघर्षशील रहेगी, हमेशा संघर्ष करती रहेगी। मैं इसी के साथ मेरी बात यहाँ खत्म करता हूँ। जय भीम। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।